हेलो बेटा, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा आज फिजिक्स की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे लगभग जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग सभी चैप्टर्स के, और उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज होंगी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लगभग सभी चैप्टर के पीवाईक्यू हम लोगों ने उठाए ताकि एक रिवीजन प्रॉपर रिवीजन आपको मिल सके। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से ही। देखिए पहला क्वेश्चन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्वेश्चन में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i प्लस 3j कैप। यहां पर बेटा इस पॉइंट पर ए पर कह रहा है वेलोसिटी कितनी है 2i प्लस 3j कैप, और हमसे पूछ रहा है कि इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे बेटा इसकी वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर बी पॉइंट पे देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसकी बात करते हैं थोड़ा सा, कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अगर वेलोसिटी की बात करें तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता है। रीजन क्या है इसके पीछे बेटा, कि जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं यहां से v वेलोसिटी से, तो इसके दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ थीटा की डायरेक्शन में v cos थीटा और एक थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में v sin थीटा। अब बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन वो किधर है वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो भी किधर डाउनवर्ड। तो बेटा अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई चेंज होगा ही नहीं। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर आपने यहां पे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा, तो यहां पर जाने पे बेटा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो v cos थीटा ही रहेगा i एक्सिस की, मतलब x एक्सिस के अलोंग, और वर्टिकल कंपोनेंट माइनस v sin थीटा j कैप हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखें इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियली जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 2i प्लस 3j। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा बेटा, j वाला या i वाला, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो बेटा 2i का तो 2i रह जाएगा। अब 3j जो है ये y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, ये कंपोनेंट अपोजिट हो जाता है, तो 3j की जगह कितना हो जाएगा माइनस 3j। तो बेटा आंसर क्या होगा 2i माइनस 3j। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2i माइनस 3j। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था। इसमें कुछ बातें और इंपॉर्टेंट करते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी अगर बात करें, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है u cos थीटा। अगर आपने v वेलोसिटी से फेंका है तो यहां पर v cos थीटा, और इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो हो जाता है 0, इसीलिए ऑब्जेक्ट किधर मोशन करने लगता है डाउनवर्ड मोशन। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, टू पार्टिकल्स a एंड b आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टू पार्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन बेटा, मोशन इन प्लेन। Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circle, मतलब कि उनका सर्कल का सेंटर क्या है सेम है, of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed, बेटा हमसे एंगुलर स्पीड की बात किया है। अब कह रहा है रेडियस अलग अलग है और लीनियर वेलोसिटीज भी अलग अलग है, लेकिन सेम क्या है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड पूछा है, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, मतलब कि उनके रोटेशन का टाइम पीरियड क्या है सेम। अच्छा बेटा अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा होता है क्या 2 पाई बाई टी। ओमेगा जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एक पूरे रोटेशन में अगर बात करें तो एंगुलर रोटेशन कितना होगा 2 पाई, तो 2 पाई बाई टी, टी का मतलब टाइम पीरियड। अगर यहां से टी की वैल्यू पता करें तो कितना आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये एक सर्कल हुआ और एक सर्कल ये हुआ, इसकी रेडियस है कितनी बेटा RA और इसकी रेडियस RB। यहां पर वेलोसिटी VA और यहां पर वेलोसिटी VB। वेलोसिटी की बात करें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन लेती है वेलोसिटी। अब यहां से अगर देखा जाए t इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, तो TA कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा ए। TB कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा बी। और हमसे कह रहा है बेटा कि TA इज इक्वल TB, टाइम पीरियड दोनों का क्या है सेम है,
द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। तो अगर देखा जाए टी ए इज इक्वल टी बी, टी ए की वैल्यू कितनी आई बेटा यहां से, टी ए की वैल्यू आई 2 पाई बाई ओमेगा ए एंड 2 पाई बाई ओमेगा बी, ये वैल्यू है टी बी की। तो 2 पाई से 2 बाई कैंसिल, तो ओमेगा ए इज इक्वल कितना आ गया बेटा, ओमेगा बी। अगर ओमेगा ए इज इक्वल ओमेगा बी आ गया तो रेशियो की बात करें तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी कितना आएगा बेटा, 1:1। तो आंसर कौन सा सही हुआ बेटा, एंगुलर स्पीड का 1:1। अब सर्कुलर मोशन में कुछ और बातें करते हैं। सर्कुलर मोशन देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपको एक एक्सेलरेशन लगाना होगा। अच्छा, हमेशा परपेंडिकुलर ही नहीं, वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे अगर आप एक्सेलरेशन लगा रहे हो तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये बातें हम लोगों ने पहले भी की हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि जैसे ये वेलोसिटी है बेटा, इसके साथ एक्सेलरेशन सिमिलर डायरेक्शन में है, तो यहां पर बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी क्या होगी, स्पीडिंग अप। वेलोसिटी इज स्पीडिंग अप बट देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसी के अपोजिट बेटा अगर मैं कहूं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो धीरे धीरे घटेगा, एक समय के बाद जीरो होगा और फिर डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेगा। तो यहां पर स्लोइंग डाउन, द वेलोसिटी इज स्लोइंग डाउन एंड आफ्टर द वेलोसिटी बिकम जीरो इट चेंज इट्स डायरेक्शन। इन दो केस के बाद अगर देखें तो वेलोसिटी के साथ अगर एक्सेलरेशन थीटा एंगल पे हो और ये थीटा एंगल क्या हो बेटा, एक्यूट एंगल लेस देन 90, एक्यूट एंगल लेस देन 90, तो यहां पे हम ए के कितने कंपोनेंट करते हैं, दो कंपोनेंट। एक होगा कौन सा बेटा, ए कॉस थीटा एंड सेकेंड वन इज ए साइन थीटा। थीटा की डायरेक्शन में कॉस थीटा और थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में साइन थीटा। ये ए कॉस थीटा तो इस वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, जबकि ए साइन थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा बेटा तो क्या करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। और अगर ये एंगल 90 है तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। और कुछ बातें सर्कुलर मोशन की देखें तो सर्कुलर मोशन में एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स होता है बेटा, mv²/r, जहां पर v वेलोसिटी और r क्या है, रेडियस। ये सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम लॉ से हम लोग निकालते हैं kq1q2/r², मैग्नेटिज्म में qvb sin थीटा। ऐसे अलग अलग जगह पर gm1m2/r² निकालते हैं ग्रेविटेशनल में। तो ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, ये कहीं ना कहीं से चाहिए। अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको इतना रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होगा बेटा। चलिए, ये हो गई बात सर्कुलर मोशन की। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, द ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी 20i + 25j - 12 की सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। इसमें कह रहा है कि सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस हुज मासेस आर इन रेशियो ऑफ 1:5। अब बेटा इतने से आप समझ गए होंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्व कराना है यहां पर। तो कह रहा है कि 1:5, द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी दिस। तो पूछेगा कि जो लार्जर मास है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस विल बी। एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। कैसे बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स की डेफिनेशन जो आती है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आती है। तो F = कितना होगा बेटा, dp/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो अगर बेटा फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0, तो dp/dt की वैल्यू कितनी आई, 0। और अगर dp/dt की बात करें तो डिफरेंशिएशन है मोमेंटम का, dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया बेटा, 0। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है तो इट मींस वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पर p क्या है, कांस्टेंट है। तो वही चीज हम लोग बात करें कि बेटा p इनिशियल जो होगा वही p फाइनल होगा। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं कहूं फोर्स, तो फोर्स कितना है, dp/dt, फोर्स 0, तो dp/dt 0 मींस p इज कांस्टेंट। तो अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो p हमें कांस्टेंट कराना है बेटा। इस क्वेश्चन में p कंजर्व कराना है, p इनिशियल = p फाइनल।
तो देखिए मास कितने रेशियो में टूटा, 1:5, तो इसका मतलब टोटल मास कितना रहा होगा बेटा 6। अगर मैं इसको रेशियो के टर्म्स में देखूं तो 1x एंड 5x, तो टोटल मास कितना हुआ बेटा 6x, है ना। और वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, 20I प्लस 25J माइनस 12K। इसको मैं छोटा कर देता हूं बेटा ताकि लिखने में आपके लिए आसानी रहे। तो अगर मैं बात करूं मास की, तो मास कितना है बेटा 6x, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो दिया गया है 20I प्लस 25J माइनस 12K, और इसको कंजर्व कराना है किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम के बराबर। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, पहला मास है 1 और उसकी वेलोसिटी कितनी है 100I प्लस 35J प्लस 8K, और दूसरा मास है बेटा 5x और उसकी वेलोसिटी हमको पता नहीं है, वही हमको पता करना है। x तो बेटा कॉमन लेके हम लोग यहां से कैंसिल कर सकते हैं, तो 6 × 20 120I कैप प्लस 150 J कैप माइनस 12 6 72K कैप इज इक्वल, ये हुआ बेटा कितना 100I प्लस 35J प्लस 8K। बेटा आंसर तो इतने में ही आ जाना चाहिए आपका, प्लस 5V। देखिए 120 माइनस 100, जब 120 माइनस 100 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 इज 4, और 4 केवल आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो 120 माइनस 100 कितना है बेटा 20I, 150 माइनस 35 150 माइनस 35 मतलब कितना है 115J माइनस 72K, और ये बेटा प्लस का 8K है, इधर आएगा तो माइनस का 8K, तो माइनस 80K इज इक्वल हो जाएगा बेटा 5V। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 25 23 टाइम्स जाएगा बेटा, और माइनस में 16K, तो 4I प्लस 23J माइनस 16K, 4I प्लस 23J माइनस 16K। अब हम लोग को बेटा एक सही ऑप्शन ही टिक करना होता है, इतना डिटेल सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन से कई सारे सवाल बनते हैं, बुलेट और गन वाला सवाल बनता है ना। हम लोगों ने एक पढ़ा था कि रोटेशनल डिस्क होती है, उसका सवाल बनता है। तो ऐसे कई सारे सवाल मोमेंटम कंजर्वेशन के हम लोगों ने किए हैं। उसमें अगर आपको याद हो तो ग्रेनेड फोड़ा गया था, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, तीनों का मोमेंटम हम लोगों ने क्या किया था कंजर्व। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बेटा, पहली चीज P क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, P इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग वेलोसिटी, अलोंग v, मतलब P इज इक्वल अगर देखा जाए तो mv, तो जो v की डायरेक्शन होगी वही P की डायरेक्शन होगी, तो यहां से P इज इक्वल mv। सही चल रहा है भैया, एकदम सही चल रहा है, कोई ठीक मतलब पढ़ाने में कोई दिक्कत वैसा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए एक बार फिर से वही क्वेश्चन, रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल एट 60 डिग्री। कह रहा है कि एक मास m है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है v वेलोसिटी से, और कितने एंगल पर 60 डिग्री के एंगल पर, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड। मतलब यहां पे आता है, यहां पे ये रिफ्लेक्ट करता है, यहां पर इंसिडेंट होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर इज नो लॉस ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। The value of impulse imparted by the ball on the ball। देखिए impulse की बात करें तो change of momentum ही क्या है, impulse। change of momentum is impulse, लेकिन बहुत short duration में अगर change हो रहा हो तो उसे हम impulse बोलते हैं। मतलब change in momentum in very short duration is known as impulse। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे हमें क्या करना है, इसका तो मैंने आपको सॉल्यूशन एक बार पहले भी बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी की कर लेते हैं कंपोनेंट। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात करें बेटा, तो यहां से क्या ये v है, अगर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 60। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल कितना होगा 60। इस v के कितने कंपोनेंट, 2, एक तो होगा ये वाला v cos 60 और ये होगा v sin 60। अब अगर यहां पे बात करें बेटा तो ये मोमेंटम जो भी इसमें कह रहे हैं इंपल्स निकालने, किसकी वजह से आ रहा है, किस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, तो बेटा v cos 60 की वजह से। इस मास को इस वॉल पे स्ट्राइक कराने के लिए v sin 60 का कोई रोल नहीं है।
v cos 60 उसको क्या कर रहा है, मास को वॉल पे हिट करा रहा है। तो बेटा इनिशियल मोमेंट अगर लिखा जाए तो कितना आएगा, p इनिशियल। तो p इनिशियल इज इक्वल बेटा m v cos 60। अगर उधर की डायरेक्शन को हमने क्या किया है, पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो प्लस में आएगा। p फाइनल की अगर बात करूं तो बेटा फिर से देखिए यहां पर v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके फिर से कंपोनेंट करेंगे। 60 डिग्री ये दिया हुआ तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, v cos 60, और इधर की तरफ कंपोनेंट v sin 60, और एक बार फिर से sin 60 का कोई रोल नहीं। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, माइनस mv cos 60। ठीक बेटा। अब यहां से अगर देखें तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो mv cos 60 माइनस mv cos 60, एक माइनस पहले से है तो आंसर आ जाएगा 2mv cos 60। cos 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल और आंसर इज 2mv। तो आंसर आ गया कितना, 2mv। यही हो जाएगा इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन मास m। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम, दो पार्टिकल मास के कितने, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के रिस्पेक्टिवली आर अटैच टू द टू एंड ऑफ रिजिड रॉड। एक रिजिड रॉड के दो एंड से ये कनेक्टेड है, ऑफ लेंथ 1 मीटर विद निग्लिजिबल मास। मतलब जो रॉड है उसका मास निग्लिजिबल है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है बेटा। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में रॉड का मास इन्होंने 0 मान लिया है ताकि वो सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट ना करे। अब कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 किलोग्राम पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ। देखिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो तो सेंटर ऑफ मास निकालते समय हम लोग एक रेफरेंस मानते हैं। यहां पर रेफरेंस किसको माना है, 5 किलोग्राम को। तो हम ऐसा मानेंगे कि ओरिजिन के पास है। 5 किलोग्राम का मास ओरिजिन पे रखा है और दूसरा 10 किलोग्राम इससे कितने मीटर की डिस्टेंस दी बेटा, 1 मीटर। तो इससे कितने मीटर दूर है, 1 मीटर। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखे जाएं तो कितना आ जाएगा, 1,0। जेड एक्सिस पे जाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये जो भी है प्लेनर 2 प्लेन मतलब XY प्लेन में दे रहा है, तो जेड पे जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल कितना बेटा, पहली चीज जो सेंटर ऑफ मास इसका x एक्सिस पे ही आएगा, y में जाएगा ही नहीं। तो x इज इक्वल कितना, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो बेटा m1 की वैल्यू है 5, x1 की बात करें तो ओरिजिन पे है तो 0 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 प्लस m2 की वैल्यू 10 इंटू 0 नहीं बेटा 1, 10 इंटू 1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना 5, m2 कितना 10, तो कितना है बेटा 15। इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 मतलब 0.66 सेंटीमीटर के आसपास। अब राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा 0.67 मीटर, 0.67 मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बेटा कितना आएगा, 67 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 67 सेंटीमीटर। ये बेटा 5 किलोग्राम से दूर होगा क्योंकि आपने पढ़ा सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होता है। अगर दोनों मास इक्वल हो तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में आएगा, जबकि हैवियर मास की तरफ अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होगा जब हम दो मास की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मास। अब ये सब कहानी तो ठीक है, ये बेसिक तरीका है जो मैंने आपको समझाया। इसका एकदम शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इस पीपीटी को मैं भेज दूंगा, आपको रिटर्न सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। एक बार देखते हैं शॉर्ट में मैंने क्या बताया था कि यहां पर बेटा कितना 5 किलोग्राम, यहां पर कितना 10 किलोग्राम। अब अगर देखें तो मास का रेशियो 1:2, तो डिस्टेंस का रेशियो 2:1, 2 + 1 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 मीटर, तो 1/3 मीटर। और दूसरा मास कितना है 2, तो इसका हो जाएगा 2/3 मीटर। ये बात आई समझ में, यहां आएगा 2/3 और यहां आएगा 1/3, तो 2/3 मीटर बेटा कितना हुआ 0.67 मीटर, मींस 67 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा बेटा क्वेश्चन। अब सेंटर ऑफ मास की बात करें तो बेटा हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में कैविटी प्रॉब्लम्स वगैरह देखी थी, अगर आपको याद हो तो इसमें 3 तरह की मास डेंसिटीज होती थी, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा इज
सरफेस मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी बोलते हैं, और रो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो इस तरह के सवाल हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में किए थे, उसी में से एक सवाल रिसेंटली जो पूछा गया है 2020 में, वही हम लोगों ने भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to Vx is equal this one, where beta and n are constant, and x is the position of particle. The acceleration of the particle as a function of x. देखिए बेटा, अब एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो कुछ बातें इसमें हम लोग करते हैं कि जैसे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस dv by dt, और अगर देखें तो d2s by dt2, ये बात आई होगी बेटा समझ में। अब dv by dt, देखिए dv by dt हमें एक्सेलरेशन ये जो दिया हुआ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, लेकिन हमें तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन पूछा हुआ है। अगर आप देखिए यहां पर तो क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है ना, हमें x के टर्म से बताना है, मतलब एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन की बात कर रहा है। तो इसका हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला भी पता है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, लेकिन हमें t के टर्म्स में नहीं पता करना, तो हम क्या करेंगे, चेन रूल, dv by dx मल्टीप्लाइड बाय dx by dt, दिस dx by dt इज नोन एज वेलोसिटी, तो v dv by dx, v dv by dx, ये हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बात करें, v दिया हुआ है बीटा x की पावर माइनस 2n, तो v इज बीटा x की पावर माइनस 2n। अब यहां से देखिए a इज इक्वल कितना है बेटा, v का मतलब बीटा, सॉरी ये v बीटा है बेटा, बीटा x की पावर माइनस 2n, तो बीटा x की पावर माइनस 2n का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले a इज इक्वल v की वैल्यू है बीटा x की पावर माइनस 2n, और बेटा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में किसको, वेलोसिटी को, तो बीटा x की पावर माइनस 2n इंटू डी बाई dx, वेलोसिटी कितनी, बीटा x की पावर माइनस 2n, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n का डिफरेंशिएशन, nx की पावर n माइनस 1, तो माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, तो बेटा कितना आ गया, माइनस 2 बीटा स्क्वायर, माइनस 2 बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n, और यहां पर कितना है, माइनस या 2x की पावर माइनस 2n माइनस 1, और n यहां पर लिख लिया जाए, तो कितना आ गया, माइनस 2n माइनस 4n, तो फाइनली आंसर जो अपना है वो कितना है, माइनस 2 बीटा n स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1, तो माइनस 2 बीटा x की पावर माइनस 4n माइनस 1, मतलब यही सही हो गया है ना। देखिए माइनस 4n माइनस 1, माइनस 4n माइनस 1, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, ठीक बेटा, तो ये हो गया अपना आंसर 2n बीटा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी का, कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बॉल को क्या किया जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी है बेटा, v इज इक्वल 20 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, एंड वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे दी है बेटा u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछ रहा है इसमें, द हाइट ऑफ टावर, बेटा एकदम आसान क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब v स्क्वायर, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी 80 स्क्वायर, u स्क्वायर का मतलब 20 स्क्वायर, और प्लस 2as, तो प्लस 2g की वैल्यू 10, और s की वैल्यू हमको h पता करनी है। अब बेटा g की वैल्यू यहां पॉजिटिव क्यों ली गई, क्योंकि वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक्सेलरेशन आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम,
तो वैल्यू क्या लेगी, पॉजिटिव। अब 80 स्क्वायर मतलब 6400, 20 स्क्वायर मतलब 400 इज इक्वल टू इंटू 10 20h। इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा, 6000 अपॉन में 20, 1010 कैंसिल, कितना आ गया 300 मीटर। तो 300 मीटर इज योर आंसर। अब इसमें हम रोके थे बीच में वीडियो, हाँ हाँ वो बीच में क्वेश्चन गलत हो गया था। कितने मिनट हुआ है, 5 मिनट। अभी मतलब 10 मिनट उधर हुआ था, 11 मिनट हुआ था। अच्छा ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और समझिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। जब आपने देखा होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट की बात करें तो 3 केस होते हैं। एक हम क्या करते हैं, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ऊपर, एक यहां से ऐसे ड्रॉप करते हैं, और एक थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये 3 केसेस होते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो, है ना। या फिर ऐसे समझ लीजिए आप कि ये एक क्या है, यहां से वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से फेंकें, एक जस्ट ड्रॉप कर दें, और तीसरा डाउनवर्ड केस v से फेंकें, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों केस में अगर देखें तो t इक्वल कितना आता था, u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में 2g, ये आता था। अगर आपको याद हो तो यही फॉर्मूला होता था, है ना। सॉल्व करके देखेंगे अगर आप, तो ये फॉर्मूला आता था। तो यहीं से t इक्वल कितना आता था, अंडर रूट 2h बाई g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आता था यहां से, ठीक। और अलग अलग केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर v की वैल्यू नेगेटिव लेके सॉल्व करते थे हम लोग। तो ये सब चीजें थी। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, तो अब क्या होगा, वो खुद चलेगी और जाएगी। नेक्स्ट केस में क्या करेगा, ये क्वेश्चन आपको पता है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलेरेटर इन टाइम t1। पहले वो क्या करती है, खुद चलते हुए जाती है, और कितने टाइम में, t1 टाइम में वहां तक पहुंच जाती है। ऑन अदर डेज, किसी और दिन, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर then the accelerator takes her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving accelerator will be। देखिए 3 केस हैं यहां पर। पहले क्या होता है कि प्रीति v1 वेलोसिटी से जाती है और t1 टाइम लेती है, डिस्टेंस कितनी चलनी है, d। दूसरे केस में एक्सेलेरेटर चलता है, v2 वेलोसिटी से जाती है, टाइम कितना लेती है, t2, और डिस्टेंस अभी भी कितनी है, d। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है कि एक्सेलेरेटर भी चल रहा है और प्रीति भी चल रही है, तो v1 प्लस v2 वेलोसिटी, इस केस में हमको टाइम पूछा है, और डिस्टेंस कितनी, d। अब देखिए यहां से वेलोसिटी बताइए कितनी, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v1 इज इक्वल d बाई t1। दूसरे केस में v2 इज इक्वल d बाई t2, और तीसरे केस में टाइम हमसे पूछा है, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल d बाई t। इसी t की वैल्यू हमसे पूछा है, तो t की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, देखिए t इज इक्वल हो जाएगा कितना, d अपॉन v1 प्लस v2। v1 v2 की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, तो कितना आएगा, d अपॉन में d बाई t1 प्लस d बाई t2। अब यहां से देखेंगे तो d कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो t1 t2 का टर्म किधर जाएगा, ऊपर, और अपॉन में t1 प्लस t2, यही हो जाएगा टाइम टेकन बाय द गर्ल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ बेटा इसमें, t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। ये सब रिसेंट में भी 2-4 साल पहले आए हुए सवाल है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहा है, द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम x इज इक्वल 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल 10t। देखिए यहां पर x एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है और y एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है, तो ये मोशन इन प्लेन हो गया बेटा, है ना। मोशन इन प्लेन, x पे भी चल रहा है और y पे भी। अब देखिए अगर x और y के हमको क्या पता चल जाए, पोजीशन वेक्टर पता चल जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर rx और ry पता चल जाए तो हम vx और vy निकाल सकते हैं, ax और ay निकाल सकते हैं, और फाइनली अगर देखा जाए तो इसको ijk के टर्म्स में लिख के हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। खैर क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स t इन सेकंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए एक्सेलरेशन पूछा है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x दिया है, अगर मैं कहूं कि vx कितना होगा, vx का मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, x वाला फैक्टर जो है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 5t का डिफरेंशिएशन 5, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो बेटा हो जाएगा माइनस 4t,
तो ये हो गया वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ए एक्स की अगर बात करें, 5 तो बेटा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, माइनस 4t की अगर बात करें तो -4, ये हो गया क्या एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। y की बात करें तो y में कितना दिया, y इज इक्वल 10t, डिफरेंशिएशन करें तो vy मिलेगा, कितना आएगा 10। अब वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट, क्योंकि टाइम से इंडिपेंडेंट हो गई ना वेलोसिटी। तो यहां पर अगर देखें तो वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि अब यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो फाइनली एक्सेलरेशन कितना हुआ -4, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक की बात बेटा समझ में आई होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स, ये तो क्वेश्चन बेटा अभी हो गया, कुछ देर पहले मैंने सॉल्व किया था, 67 आंसर आया था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स 3j cap acts on a parallel acts on a particle whose position vector is 2k। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये कब पूछा गया बेटा 2020 में। अब देखिए इतने मतलब आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉर्क की बात करें तो टाउ इज इक्वल आर क्रॉस एफ होता है बेटा, और अगर देखें तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर कह लीजिए, या फिर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कह लीजिए, आर एफ साइन थीटा कह लीजिए, या फिर आर साइन थीटा इंटू एफ कह लीजिए। इस पे तमाम क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं क्लास में। डायरेक्शन की बात करें तो आर क्रॉस एफ, आर से एफ की ओर क्या करना होता है, फिंगर्स को कर्ल करना है, और थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, टॉर्क की डायरेक्शन। तो यहां पर टॉर्क कितना होगा बेटा, सीधे सीधे दिया, आर कितना दिया, पोजीशन वेक्टर दिया 2k कैप क्रॉस 3j कैप, तो 3 2 बेटा हुआ 6, और k क्रॉस j होता है -i, तो आंसर आ जाएगा -6i कैप, -6i कैप। अच्छा इसको ऐसे भी देखें तो अगर r फाइनल माइनस r इनिशियल, कहीं कहीं पे r फाइनल माइनस r इनिशियल क्रॉस f भी देता है ना, r फाइनल माइनस r इनिशियल क्रॉस f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही टॉर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ द फोर्स, हमें क्या बताना है, मोमेंट ऑफ फोर्स f कितना दिया है 4i + 5j - 6k एट दिस अबाउट द पॉइंट, दिस मतलब इस पॉइंट के अबाउट बताना है। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल अबाउट, तो करिए इसमें सॉल्व। 2 - 2 कितना आया बेटा, -2 - 2 करेंगे तो 0i, -2 - 0 -2j, एंड -2 - +3 तो कितना आया k, ये आ गया बेटा r, और f कितना आया 4i + 5j - 6k। अब हमको निकालना है r क्रॉस f, और इसका तरीका है डिटर्मिनेंट मेथड। तो r क्रॉस f में अगर देखो तो यहां लिखे i j k, और यहां लिखा जाए 0, कोफिशिएंट लिखे जाते बेटा 0 - 2 1, और यहां पर 4 5 एंड -6। अब सॉल्व करेंगे तो i के साथ कितना आएगा 6 2 12 -5 1 5, तो 12 - 5 कितना आया बेटा 7, 12 - 5 आया 7। हम लोगों ने यहां पर r फाइनल माइनस r इनिशियल किया है, खैर जो भी आएगा आंसर माइनस में लिखेंगे, तो -i कैप। नेक्स्ट j के साथ देखें तो 6 के साथ 0 करेंगे तो 0 आएगा, 4 1 4 -4 आना चाहिए, है ना बेटा। तो आंसर कौन सा हुआ इसमें से 7i - 4j, ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे k के टर्म्स में तो वही आएगा, k के साथ देखें तो 5 0 0 4 2 8, तो -8, तो ये आंसर सही आ गया, -7i - 4j - 8k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, केपलर्स लॉ। देखिए केपलर्स लॉ ग्रेविटेशन हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए बी सी। देखिए बेटा ए बी सी पर हमको काइनेटिक एनर्जीज के बारे में बताना है। केपलर्स सेकेंड लॉ जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक रिजल्ट आया था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट इज इंक्रीजिंग वैसे वैसे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। मतलब कि यहां पर वेलोसिटी सबसे कम, यहां पर उससे ज्यादा, A पर सबसे ज्यादा। तो अगर वेलोसिटी का ये रेशियो हुआ कि VA इज ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ mv²। तो VA का जो रेशियो है स्क्वायर करेंगे तो वही रेशियो काइनेटिक एनर्जी का आएगा, तो मतलब KA इज ग्रेटर देन KB इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन KC।
तो के ए इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। एक ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अब कह रहा है हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप, अपने स्पेसशिप से वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट लॉस कर चुके हैं। अब इनमें से चार ऑप्शन दे रहे, कैसे कह रहा है कौन सा सही है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज F इज इक्वल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो बेटा अगर देखें तो अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ग्रेविटी फ्री स्पेस में उनके मासेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे इस वैल्यू से G m1 m2 बाई r स्क्वायर। मूव टुवर्ड्स ईच अदर, पहला ही ऑप्शन सही है बेटा। मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, किसी तरह का रिपल्शन तो होगा नहीं। विल बिकम स्टेशनरी, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक अट्रैक्शन फोर्स तो लग ही रहा है। कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे नहीं बेटा क्योंकि अट्रैक्शन है तो डिस्टेंस उनके बीच की क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस। हाफ द रेडियस मतलब समझ रहे हैं, ये हमने आपको बताया था कि 5 से 10% का अगर डिफरेंस आए तो हम लोग क्या करते हैं, G डैश इज इक्वल G1 माइनस 2h बाई RE। लेकिन ये 5-10% का केस नहीं है बेटा, ये सीधे सीधे 50%, रेडियस का क्या कह रहा है, हाफ, तो 50% का केस हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू आती है G डैश इज इक्वल टू G1 अपॉन h बाई R का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो ये हो जाएगा क्या, वेट। वेट मतलब वही जो 70 न्यूटन दिया गया। बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ये वैल्यू कितनी दे दी, 72 अपॉन में 1 प्लस कितनी हाइट पे पूछ रहा है, एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस, मतलब h की वैल्यू r बाई 2 और एक r पहले से ही है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। r से r बेटा कैंसिल, 2 1 जा 2 1 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, 3 बाई 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा बेटा 9 बाई 4 और 4 चला जाएगा ऊपर, 9 8 72 8 4 जा 32 न्यूटन इज आंसर। बहुत आसान सवाल है बेटा, ये सब क्लास में इससे भी अच्छे सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर में ये सब 20 में आए हुए क्वेश्चन है। तो अभी और आगे क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। खैर ठीक, चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए जो भी थ्योरीज में दी हुई हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।